आप लोगों को वॉइस आ रही है मेरी? यस सर। आर्यन आपको आ रही है? आशुतोष आर्यन दोनों। आ रही है सर। बट आप लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है बताओ। देखो मैं आपको अभी केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ वो थोड़ा समझना। ठीक है सर। तो बेटा सबसे पहला मोल कॉन्सेप्ट से स्टार्टिंग करूंगा, ठीक है ना। मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा आप लोगों ने, नहीं पढ़ा हुआ? सर पढ़ा तो है। दूसरा नाम क्या बोलते हैं इसको लोग? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री बोलते हैं ना, अगर एनसीईआरटी खोल के देखे होगे तो, है ना। यस सर। सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री भी इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। नाम में एक्चुअल में क्या है, इसको मोल कॉन्सेप्ट बोलो या सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री बोलो, बात एक ही है। तुम लोग यहीं से स्टार्टिंग करेंगे, इस चैप्टर से स्टार्टिंग करेंगे हम लोग फ्रॉम मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट से स्टार्टिंग करके बेटा हम लोग पहले हम लोग मोल 1 पढ़ेंगे, फिर मोल 2 पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ेंगे, पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्डिंग। उसके बाद में हम लोग फिर डिसाइड करेंगे कि हम लोगों को ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक या फिजिकल को कैसे कैसे लेना है, ठीक है ना। ये भी लोग बाइफरकेट करके वीक में टाइमिंग डिसाइड करके कि 3 दिन हम लोग ऑर्गेनिक पढ़ेंगे, 2 दिन फिजिकल पढ़ेंगे, जो भी करना होगा वो डिसाइड कर लेंगे। लेकिन तब तक हम लोग कंटिन्यू चलेंगे, तब तक केमिकल बॉन्डिंग खत्म नहीं होता, हम लोग जैसे चल रहे हैं ऐसे ही चलते रहेंगे, ठीक है। थोड़ा मोल कॉन्सेप्ट में क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है, एक्चुअली मोल का पूरा डिटेल में स्टडी है। एक बात ये भी कि पूरा चैप्टर जो है वो बेसिक चैप्टर है ना। ये चैप्टर ऐसा है जो केमिस्ट्री के हर चैप्टर में आपको काम आने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होगा। नो फिजिकल केमिस्ट्री जब तक पढ़ेंगे तब तक मोल कॉन्सेप्ट को नहीं छोड़ने वाले हैं। तो बेसिक चीजें सारा का सारा सब कुछ ऐसा है जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। कहीं ना कहीं हम लोग उन्हीं चीजों को रिवाइज करके हुए चलेंगे, ठीक है बेटा। उन्हीं चीजों को हम लोग लेके हुए चलेंगे। तो आप लोगों को आती होंगी कुछ चीजें, कुछ चीजें मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ में। आप लोग मुझे बताओ बेटा, बेसिक से आज मैं स्टार्टिंग करूंगा, बिल्कुल बेसिक से, धीरे धीरे हम लोग स्पीड पकड़ेंगे। एक सिंपल बताओ बेटा कि आपको कार्बन का एटॉमिक वेट पता है सबको? छोटा सा पूछना आप लोगों से, एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन क्या होता है, बताएंगे मुझे कोई भी? कार्बन का एटॉमिक वेट क्या होता है? 12 होता है, 12। सबको पता है बेटा? यस सर। चलो ऑप्शन देता हूँ, 12 होता है या 12 ग्राम होता है, या फिर 12 यू होता है, या फिर 12 एएमयू? कौन सा होता है? एएमयू 12 एएमयू, 12 एएमयू। सभी लोग बोल रहे हैं 12 एएमयू होता है। ऐसा कोई है 12 एएमयू के अलावा कुछ और बोल रहा है? चलो 12 एएमयू होता है। अब मुझे सबसे पहला पॉइंट ये बताओ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एएमयू एंड यू? एएमयू और यू में क्या डिफरेंस होता है? एएमयू और यू में क्या डिफरेंस है? क्या कोई डिफरेंस है बेटा एएमयू और यू में? इज देयर एनी डिफरेंस? फिर परमाणु का एटम का वेट सर एएमयू में वो आप जो करते सर फाइंड करते हैं एटम और का वेट हम लोग एएमयू में लिखते हैं, यू में नहीं लिखते। नहीं सर। यू में किसका वेट लिखते हैं फिर? नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ेंगे बेटा वो भी सीख लेंगे आज। चलो आप लोग एक सिंपल बताओ, एटॉमिक वेट अगर हम लोगों को किसी का निकालना है, किसी का मास निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे? हाउ डू वी कैलकुलेट एटॉमिक वेट? मुझे आप लोगों में से मान लो प्रशांत का वेट निकालना है तो क्या तरीका होगा मुझे निकालने का? एटॉमिक वेट का डेफिनेशन क्या होता है ये बताओ मुझे। एटॉमिक वेट अगर आपको निकालना है तो एटॉमिक वेट होता क्या है? एटॉमिक वेट सिंपली इज द मास ऑफ एन एटम। सब लोगों ने पढ़ा होगा, मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ एन एटम डिवाइडेड बाई 1/12 मास, ऐसे होता है ना। डिवाइड बाई 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, ऐसे होता है ना। ये सब लोगों ने पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ ये बताओ। एटॉमिक वेट का सिंपल मतलब होता है मास ऑफ एन एटम डिवाइड बाई 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम होता है ना। अगर सोच के देखो मुझे तुम्हारा वेट निकालना है तो मैं आपसे पूछूं तुम्हारा वेट कितना है, आप लोग बोलेगा कोई 50 केजी है, 60 केजी है, लेकिन इसका सोच के देखो वेट कितना है तुम्हारा, कितना वेट है तुम्हारा? 50 केजी। 50 केजी है ना बेटा, कैसे पता चला 50 केजी है? 50 केजी कैसे पता चला वेट तुम्हें? कैसे नापा था? मशीन से नापा, मतलब तराजू में जाकर तुम बैठ गए साइड में वेट रख लिया, ऐसे ना। बेसिक वही तो तरीका है ना नापने का, जिसको यस लोग केजी बोल रहे हो। अरे है कि नहीं है बताओ मुझे। यस सर यस सर। वही तरीका ना, एक तरफ तराजू में आप लोग बैठेंगे, दूसरी तरफ वेट रखेंगे, उसको कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन ही एक तरीके से वेट निकालना है।
तो आपने पढ़ा होगा कि जो कंपैरिजन का यूनिट था अर्लियर, एक सिलेंडर था, उसको हम लोग 1 kg बोले थे, है ना। तो यहाँ पे भी हम लोगों के पास में कुछ ना कुछ कंपैरिजन का यूनिट होगा, और वो कंपैरिजन का यूनिट क्या हम लोगों के पास में 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम है। तो बेटा एक बार सिंपल बताओ कि अगर मेरे पास में ऊपर वाला वैल्यू है वो मास है, तो इसका यूनिट क्या होगा, ग्राम या केजी होगा, मतलब कोई भी मास का यूनिट होगा ना। नीचे भी हम लोगों के पास में एक मास है, इसका भी यूनिट क्या होगा, ग्राम या केजी होगा। यस सर। सबसे सिंपल सी बात ये है कि बेटा यूनिट से यूनिट कैसा हो जाएगा, कैंसिल। तो एटॉमिक वेट का कोई भी यूनिट, तो सभी लोगों ने गलत आंसर दिया, मतलब तो तुम लोग आंसर दे रहे थे कि कार्बन का एटॉमिक वेट होगा वो कैसा होता है, 12 AMU होता है, मतलब गलत है ना। क्या होगा आंसर, कौन सा वाला सही होगा, कौन सा आंसर सही होगा बेटा, 12 है ना। एटॉमिक वेट का कोई भी यूनिट नहीं होता है। यहां तक समझ में आ रहा है सभी को। लेटर ऑन क्या किया गया, जो 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम है, 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, इसको हम लोग बेटा किसके नाम से जानते हैं, दिस इज नोन एज AMU। AMU का मतलब क्या होता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ऐसे ही है। यस सर। यस सर भी बोल रहा है कोई है। AMU का मतलब क्या होता है बेटा, AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, है ना। मास यूनिट। AMU इज एटॉमिक मास यूनिट, है ना। बाद में इसको चेंज किया गया, किया रखा गया बेटा एटॉमिक मास यूनिट, 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम को एक नाम दे दिया गया, दिस इज AMU। और AMU का मतलब होता है 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। AMU स्टैंड्स फॉर एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। AMU का वैल्यू कितना होता है बेटा, 1 AMU मतलब होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 किलोग्राम, है ना। हम लोगों के पास में AMU का वैल्यू होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। मैं जो लिख रहा हूँ बेटा इतना इन्फॉर्मेशन आप लोग साथ साथ में मेरे कॉपी करेंगे, जितना ही मैं लिख रहा हूँ साथ में कॉपी करना ये इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो मैं यहाँ से ऐसा लिख सकता हूँ, आपसे पूछो एटॉमिक वेट क्या होता है, तो आप लोग से मैं बोलूँ एटॉमिक वेट क्या होगा, तो आप लोग लिख सकते हैं एटॉमिक वेट जो होता है वो किसके इक्वल होता है, सोच के बताओ अभी। मैं एटॉमिक वेट को ऐसा लिख सकता हूँ ना, एटॉमिक वेट इज इक्वल टू मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ एन एटम डिवाइडेड बाई AMU, ऐसा लिख सकता हूँ ना। 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम को मैं AMU लिख सकता हूँ कि नहीं, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। अगर ये वाले वैल्यू से मैं आपसे पूछूं बेटा एक एटम का मास कितना होगा, वो निकाल के दिखाओ। एटॉमिक वेट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बता दो मुझे। मैं आपसे पूछूं मास ऑफ 1 एटम कितना होगा, तो मास ऑफ 1 एटम कितना होगा बेटा, यहां से आपसे पूछे मास ऑफ 1 एटम कितना होता है, बोलेंगे दिस इज ऑलवेज इक्वल टू एटॉमिक वेट इनटू AMU, यस और नो। बेटा एटॉमिक, एक एटम का मास निकालना है आप तो क्या कर सकते हैं, इन दोनों वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, AMU को और एटॉमिक वेट को, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो आपको एक एटम का मास मिल जाएगा। तो एक बात सिंपल समझना बेटा, एटॉमिक वेट का कोई भी यूनिट नहीं होता, लेकिन अगर आप एक एटम का मास निकालेंगे उसका यूनिट आप लोग क्या लिखेंगे, AMU लिखेंगे। सिंपल सा टर्म है। आपसे पूछो सोडियम का एटॉमिक वेट कितना होता है, आप बोलेंगे सोडियम का एटॉमिक वेट 23 होता है। सोडियम के एक एटम का मास कितना होगा, दिस इज 23 AMU। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। आपसे बोलो ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 16, एक एटम का मास कितना होगा, 16 AMU। क्लोरीन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 35.5 एटॉमिक वेट, तो बेटा एक एटम का मास कितना होगा, 35.5 AMU। व्हाट इज द डिफरेंस, इज द डिफरेंस ऑफ यूनिट ओनली। अगर आप लोग कोई भी यूनिट नहीं लिखते हैं तो वो एटॉमिक वेट बोला जाता है, अगर आप लोग उसके साथ में AMU लगा देंगे तो दैट विल बी द मास ऑफ, दैट विल बी मास ऑफ वन एटम, ठीक है बेटा। आप लोग AMU का वैल्यू उठा के अगर यहाँ पे रख देंगे ना, ये वाला वैल्यू देखो यहाँ पे जो ऊपर लिखा हुआ है, अगर आप लोग AMU का वैल्यू यहाँ से उठा के रख दें तो आप लोग इसको ग्राम में भी कैलकुलेट करके ला सकते हैं इस वैल्यू की हेल्प से, है ना। मास ऑफ वन एटम लोग ग्राम में कैलकुलेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते, आसानी से कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मास ऑफ, विद द हेल्प ऑफ दिस वैल्यू। AMU का वैल्यू उठा लो यहाँ से, तब लोग एक एटम का मास ग्राम में कितना होगा, किलोग्राम में कितना होगा, वो भी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। नो सर। क्या कोई ऐसा है जिसको ये समझने में प्रॉब्लम है, नो। किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना, कॉपी हो रहा है सभी का यहाँ तक, चलो यस सर। ये ठीक है। आप अब मुझे ये बताओ तो बेटा मोल क्या होता है, बात करते हैं चैप्टर पे जाओ, चैप्टर में जिसको पढ़ना है हम लोगों को, मोल, मोल क्या होता है कोई बताएगा मुझे, व्हाट डू यू मीन बाय मोल, मोल का क्या मतलब होता है, तुम बताओ।
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर लीटर सॉल्यूशन। प्रशांत, आप लोगों में से कोई बताएगा बेटा सर नहीं पता। मोल क्या होता है? सर नहीं कोई भी? प्रशांत, एनी वन ऑफ यू? सर क्या नहीं होता है मोल? आप लोगों में से कोई बता सकता है मुझे? सर याद नहीं आ रहा। चलो, आपको डजन पता है? डजन पता है कि नहीं? डजन तो पता होगा। हाँ दर्जन सर 12 होता डजन कितना होता है? डजन जो होता है वो 12 होता है। 12 होता। आपसे पूछो पेयर कितना होता है? तो पेयर 2 होता है। 2। आपसे पूछो मोल कितना होता है? इसको मैं बता देता हूँ। ये होता है 6.022 इंटू 10⁻23। 23 कोई भी डिफरेंस नहीं है। आपको पता है डजन, आपसे कोई बोले तो आपके माइंड में तुरंत से 12 आता है ना। आपसे कोई बोले पेयर बोले तो आपके माइंड में कितना आता है बेटा? यस सर। एकदम से 2 आता है ना। ऐसे मोल बोलूंगा तो कितना आएगा? 2। 6.022 इंटू 10⁻23। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन पेयर, डजन एंड मोल। तीनों ही कैलकुलेशन, ये नंबर बताता है कि हम लोगों के पास में कोई भी चीज है तो कितना है। सो हमारे अमाउंट बताने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? मुझे सब लोगों से पूछू कि एक डजन पेन, तो आप लोगों के पास कितने पेन होंगे बेटा? समझ आ रहा है कि यार? 12। आपसे मैं पूछू एक मोल पेन, तो एक मोल पेन का मतलब कितने पेन होंगे? 6.02 into 10⁻23। तो नहीं होगा ना। मैं आपसे पूछू मेरे पास में एक पेयर पेन है, तो एक पेयर पेन का मतलब कितना होगा बेटा? 2। 2 ब्लैक ब्लू। तो जैसे आप लोग डजन को और पेयर को ट्रीट करते हो, सेम वे आप लोग किसको ट्रीट करने लगोगे बेटा? मोल को ट्रीट करोगे। मोल। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? आपसे पूछू कि बेटा मेरे पास में एक मोल बुक्स है, तो एक मोल बुक्स में आपसे बोलूं 10 मोल बुक्स मेरे पास है, तो कितना बुक्स होगा? 10 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा? यस। मतलब कहानी ये है कि बेटा इनमें डिफरेंस जो है ना, उसे इतना डिफरेंस है कि मान लो आपका मन किया मैंगो खाने का, खाते हो मैंगो कि नहीं खाते तुम लोग? यस। खाते हो मैंगो? मिल जाए तो छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे? बेटा आप लोगों को पता है कि हम लोग मैंगो, अगर आपसे आपका मन किया मैंगो खाने का, आपने पापा से बोला कि पापा मुझे एक पेयर मैंगो चाहिए, मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? तुरंत ला के दे देंगे बेटा, ले दो, खुश हो जाओगे ना। तुम भी खुश, पापा भी खुश। आपने बोला कि एक डजन चाहिए मुझे, एक डजन, तो ला के दे देंगे 12। आपने बोला एक मोल चाहिए, तो उनको जब पता चलेगा एक मोल की बात करें तो क्या होगा? ला के देंगे कि मार पड़ेगी? तो बेटा बात ये है कि ये जो वैल्यू है ना बेटा मोल, ये प्रैक्टिकल यूज का नहीं है। हम लोग इसको प्रैक्टिकली यूज नहीं करते, बस सिंपल सा डिफरेंस ये है। इसलिए आप लोगों ने इसको अब तक सुना नहीं, इसके बारे में ज्यादा बातें नहीं की। हम लोग केमिस्ट्री में इसलिए सुन रहे हैं कि हम लोगों के लिए किसके काम का है? हम लोग इसको एटम्स को कैलकुलेट करने के काम में लेंगे, मॉलिक्यूल्स को कैलकुलेट करने के काम में लेंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और छोटे छोटे पार्टिकल्स को कैलकुलेट करने के काम में हम लोग इस चीज को लेते हैं। वहां पे हम लोगों के ये दोनों चीजें कोई काम की नहीं है ना। तो इतना डिफरेंस है। नंबर आपको पता है 6.022 इंटू 10⁻23, सिंपल सा एक नंबर है ना, एक मोल का मतलब। और हम लोग उसको, जैसे आप लोग डजन को, पेयर को यूज करते हो, सेम वे उसको हम लोग यूज करने वाले हैं। समझ में आ रहा है कि यार? मैं आपको बोलूं एक मोल हाइड्रोजन एटम, तब बोलेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स हो रहे हैं। मैं आपको बोलूं 10 मोल ऑक्सीजन एटम, तो 10 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 आप लोग सिंपल करके निकाल के दे दोगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब बेटा बात ये है कि ये जो नंबर हम लोग बोल रहे हैं, ये जो नंबर बोल रहे हैं 6.022 इंटू 10⁻23, ये नंबर कहाँ से आया, उसको थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं। तो जो मोल होता है वो कैसे डिफाइन किया गया था? मोल इज द नंबर ऑफ एटम्स, लिख लोगे आप लोग, इट इज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन, इट इज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। बेटा क्या है हम लोगों के पास में? 12 ग्राम कार्बन 12। तो 12 ग्राम कार्बन 12 में कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं, उसी को हम लोग मोल बोलते हैं। ठीक है। आपसे ये पूछो बेटा, मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम कितना होता है? मास ऑफ 1 एटम बताएंगे आप लोग मुझे? कार्बन के एक एटम का मास कितना होगा? तो बता दो कितना होगा बेटा? कितना होगा? 12 AMU ना। एटॉमिक वेट कितना होगा? 12 होगा। तो एक एटम का मास कितना होगा? 12 AMU होगा कि नहीं होगा?
बेटा समझ में आ रहा है तुम लोगों को? कार्बन के एक एटम का मास कितना होगा? कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है? 12 तो एक एटम का मास कैसे लिखेंगे आप लोग? एटॉमिक वेट में एमयू से इंटू करके लिखते हैं ना। यस यस तो एक एटम का मास कितना हो जाएगा बेटा? 12 एमयू। 12 AMU आपको अगर निकालना है नंबर ऑफ एटम्स, तो नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालेंगे आप लोग? तो नंबर ऑफ एटम्स से सिंपली टोटल मास अपॉन मास ऑफ वन एटम, ऐसे होता है ना। टोटल मास डिवाइडेड बाई मास ऑफ वन एटम। हाँ ना बोलो। यस सर टोटल मास कितना है हम लोगों के पास में? टोटल मास कितना है हम लोगों के पास में? 12 ग्राम। मास ऑफ वन एटम कितना है हम लोगों के पास में? 12 AMU तो कितना आएगा निकल के यहाँ से? 1 अपॉन एमयू, ऐसे आएगा ना। यस सर 1 अपॉन एमयू का वैल्यू कितना होता है? 1 अपॉन एमयू मतलब 1 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻24, इतने होगा ना। इसको सॉल्व कर लोगे, यू विल गेट 6.022 इंटू 10⁻23। ये जो नंबर आया इसको किस नाम से जानते हैं बेटा? इस नंबर को हम लोग एवोगाड्रो नंबर भी बोलते हैं। 6 बट इस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? 450 दिस नंबर इज ऑल्सो नोन एज एवोगाड्रोस नंबर। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा? यस सर। सभी को क्लियर हो रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को समझने में? नहीं सर। सर हाँ बेटा। सर ये 1 अपॉन AMU आया सर, इसमें ग्राम कहाँ गया सर? बेटा ये ग्राम कहाँ गया? ऐसा लिख दो बेटा 1 ग्राम अपॉन एमयू, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर तो मैं इसको लिख दूंगा 1 ग्राम अपॉन एमयू का वैल्यू उतना ग्राम, है ना। समझ आया कि नहीं आया? यस सर किसको हम लोग बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन ए। किस रिप्रेजेंट करते हैं बेटा इसको हम लोग? एन ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इज इज क्लियर बेटा? कोई किसी को दिक्कत तो नहीं है? तो मैं यहां से एक बात बोल सकता हूं ना कि 1 अपॉन एमयू जो होता है वो किसके इक्वल होता है बेटा? 1 अपॉन एमयू इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर एन ए 6.022 into 10⁻20 6.022 इंटू 10⁻23। एमयू इंटू एन ए किसके इक्वल होता है बेटा? हमेशा 1 के इक्वल होता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस कॉपी करो इस ना। ये पार्ट कॉपी हुआ बेटा आप लोगों का? यस यस सर। आपने किया? कॉपी हो गया? ठीक है बेटा। अब एक और टर्म हम लोग डिफाइन करते हैं। आपको एक एटम का मास निकालना आ गया, आपको एटॉमिक वेट निकालना आ गया। एक और टर्म बेटा हम लोग डिफाइन करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मोलर मास। तो मोलर मास क्या होता है आप लोग मुझे बता दो। व्हाट डू यू मीन बाय मोलर मास? मोलर मास का मतलब क्या होता है? मास ऑफ 1 मोल पार्टिकल, ऐसे होता है ना। 1 मोल पार्टिकल्स के मास को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? बोलो, पहले डेफिनेशन लिखो। व्हाट इज मोलर मास? मास ऑफ 1 मोल पार्टिकल्स। 1 मोल पार्टिकल्स का आप लोग मास निकालेंगे। 1 मोल पार्टिकल्स का जो मास होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? मोलर मास बोलते हैं। मान लो आप लोगों को ऑक्सीजन का मोलर मास कैलकुलेट करना है, बट ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होता है? मास ऑफ 1 एटम कितना होता है बताओ मुझे? सर 16 AMU वेरी गुड। मास ऑफ 1 एटम कितना होगा बेटा? 16 एमयू, है ना। एक एटम के मास के लिए एमयू लगाते हैं ना हम लोग। यस आपको निकालना है बेटा मोलर मास। तो मोलर मास का मतलब क्या होगा? मोलर मास का मतलब होगा मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 एटम इंटू एमयू, है ना। यस 1 एटम इंटू एन ए, एवोगाड्रो नंबर ना। 1 मोल पार्टिकल्स का मास निकालना है। यस तो मास ऑफ 1 एटम कितना आप लोगों के पास में? 16 एमयू 16 AMU इंटू एन ए, इतना कुछ निकल के आएगा ना, इतना ग्राम। यस और नो? उसकी वैल्यू सर 1 होती, उसकी वैल्यू 1 होती सर। और एमयू इंटू एन ए का वैल्यू होता है 1, तो ये आ जाएगा 16 ग्राम। मतलब बेटा कहानी तो बहुत आसान है कि हम लोगों के पास में ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट था 16, ऑक्सीजन के एक एटम का मास था 16 एमयू, ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 16 ग्राम। डिफरेंस किस चीज का है? सिर्फ और सिर्फ यूनिट का। बट आप लोग देख रहे हो कि हम लोगों के पास में सिर्फ यूनिट का चेंज आ रहा है। अगर आप लोग मोलर मास निकालोगे तो ग्राम आएगा, एक एटम का मास निकालोगे तो एमयू आएगा, अगर एटॉमिक वेट निकालोगे तो कुछ भी नहीं आएगा।
देयर इज डिफरेंस ऑफ यूनिट ओनली, सिर्फ और सिर्फ बेटा किसका डिफरेंस होता है, सिर्फ और सिर्फ यूनिट का डिफरेंस होता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं आपसे बोलूं बेटा सोडियम के लिए तीनों चीजें बताओ आप लोग, तो आप बोल सकते हैं कि सोडियम का जो एटॉमिक वेट होता है वो 23 होता है, 23 सोडियम के एक एटम का मास 23 होगा वो 23 एमयू होगा, और सोडियम का जो 23 मोलर मास ग्राम। होगा वो 23 ग्राम होगा। आपसे पूछो बेटा हम लोगों के पास में सल्फर, आप बोलेंगे इसका 32 होता है, 32 एक एटम का मास 32 निकालोगे 32 MMU एमयू होगा, मोलर मास निकालोगे 32 ग्राम ग्राम। होगा। मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि किसी भी एलिमेंट का अगर एटॉमिक वेट एक्स है, किसी भी एलिमेंट का बेटा अगर एटॉमिक वेट हम लोगों के पास एक्स है, तो मास ऑफ वन एटम कितना होता है, मास ऑफ X AMU। वन एटम कितना होता है बेटा, दैट इज ऑलवेज एक्स एमयू। आपसे पूछो मोलर मास कितना होगा, बेटा मोलर मास किसके इक्वल X होता है, ग्राम। दैट इज ऑलवेज इक्वल टू एक्स ग्राम। समझ आ रहा है ना सभी को यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ, सब लोगों ने कॉपी किया कि नहीं किया ये बता दो मुझे। Yes, रुकना सर। कॉपी हो गया यहाँ तक? बेटा सभी लोगों को कॉपी हुआ ना? यस सर। चलो बेटा सेम चीजें हम लोग तीन चीजें मॉलिक्यूल के लिए भी डिफाइन करते हैं। हम लोग मॉलिक्यूल के लिए अगर मेरे पास में कोई मॉलिक्यूल है तो उसको हम लोग मॉलिक्यूलर मास, हम लोग उसके लिए मॉलिक्यूलर मास डिफाइन करते हैं सबसे पहला टर्म, और दूसरा टर्म हम लोग डिफाइन करते हैं क्या, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, है ना? दूसरे टर्म हम लोग क्या डिफाइन करेंगे बेटा उसके लिए, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, और थर्ड टर्म हम लोग इसके लिए डिफाइन करते हैं मोलर मास। सेम बात है बेटा, सेम कि अगर किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट एक्स है तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल कितना होगा बेटा, एक्स एमयू, उसका मोलर मास कितना होगा, एक्स ग्राम। मान लो हम लोगों के पास वाटर है, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, वाटर का क्या निकालना पड़ेगा बेटा, मॉलिक्यूलर मास। कैसे निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास, आप लोग एटम्स के एटॉमिक वेट को ऐड कर लेंगे। यस और नो? कितने एटम है बेटा इसमें, हाइड्रोजन के 2 हैं, एक एटम का कितना होता है एटॉमिक वेट 1 होता है। ऑक्सीजन का एटम कितना है बेटा, एक है, एक एटम का एटॉमिक वेट होता है 16, टोटल मिला के आ गया 18। और तीन चीजें लिख सकते हैं आप, इसका मॉलिक्यूलर वेट 18, मास ऑफ मॉलिक्यूल 18 एमयू, मोलर मास 18 ग्राम। हाँ ना बोलो? यस समझ आया कि नहीं आया? यस मान सर। लो हम लोगों के पास में एक और मॉलिक्यूल हम लोगों के पास में H2SO4, आप इसके लिए भी सारी चीजें डिफाइन कर सकते हो। कैसे बेटा लिखोगे, आपसे पूछ जाए कि इसका पहले निकालोगे कितना, मॉलिक्यूलर वेट 2 into 1, सल्फर का एटॉमिक वेट 32, ऑक्सीजन का 4 एटम है, एक का होता है 16, सब कुछ ऐड करके कितना मिलेगा बेटा हम लोगों को, 98। आपसे पूछो इसका एटॉमिक वेट मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, 98, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल कितना होगा, 98 एमयू, मोलर मास कितना होगा बेटा इसका, 98 ग्राम। सिर्फ करना क्या है, जितने भी एटम्स उसके अंदर टोटल एटम्स हैं, टोटल एटम्स का एटॉमिक वेट को ऐड कर लो, तो यू विल गेट मॉलिक्यूलर वेट। फिर से वो यूनिट का चक्कर, अगर कुछ यूनिट नहीं लिखोगे तो मॉलिक्यूलर वेट, यूनिट लगा दोगे एएमयू तो वो क्या हो जाएगा, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, अगर ग्राम लगाओगे तो क्या हो जाएगा बेटा, मोलर मास ऑफ दैट मॉलिक्यूल। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ मुझे, और सभी को क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर। सभी लोगों को हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो एक बार मुझे इस चीज को पढ़ के बताओ, क्या लिखा हुआ है ये, क्या लिखा हुआ बेटा ये, 18 AMU। 18 एमयू, 18 एमयू को साथ में पढ़ो। 18 एमयू क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट ना, यस सर। इसको सब लोग पढ़ो। वाटर का एक मॉलिक्यूल, वाटर का एक मॉलिक्यूल का मास कितना होता है, 18 एटॉमिक मास यूनिट, ऐसे पढ़ो 18 एटॉमिक मास यूनिट। बेटा एक मॉलिक्यूल का मास कितना होता है, 18 एटॉमिक मास। फिर से पढ़ो ना इसको, मैं बोल रहा हूँ पढ़ो एक बार इसको, 18 एटॉमिक मास यूनिट। है ना? वाटर का एक मॉलिक्यूल का मास होता है 18 एटॉमिक मास यूनिट। बेटा मॉलिक्यूल के लिए एटॉमिक मास यूनिट बोल रहे हैं हम लोग, क्या अच्छा लग रहा है तुम्हें ऐसा बोलना? बट हम लोग मॉलिक्यूल के लिए कौन सा वाला वर्ड यूज कर रहे हैं, एटॉमिक वर्ड ना? यस और नो? यस। हम लोग मॉलिक्यूल के लिए बोल रहे हैं एटॉमिक मास यूनिट, तो क्या मॉलिक्यूल के लिए एटॉमिक वर्ड यूज करना अच्छा लगेगा हम लोगों को? क्या अच्छा लग रहा है, क्या प्रोनाउंसिएशन इसका बेटर है? और नहीं लग रहा हम लोग मॉलिक्यूल पे एटॉमिक मास यूनिट यूज कर रहे हैं? मॉलिक्यूलर मास यूनिट यूज कर रहे हैं तो ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट तो यूज करना ठीक नहीं है ना बेटा?
तो बाद में क्या किया गया, ये बोलने में कैसा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, तो हम लोग क्या करेंगे, एएमयू वॉज रिप्लेस्ड बाई यू। किससे रिप्लेस कर दिया गया बेटा, क्यों रिप्लेस किया गया, क्योंकि बोलने में अच्छा नहीं लग रहा था। समझ आ रहा है बेटा, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा तुम लोगों को? मतलब उस टाइम में बेटा क्या था, सिंपल कॉन्ट्रडिक्शन था सब लोगों में कि हम लोग एएमयू क्यों यूज कर रहे हैं मॉलिक्यूल के लिए, है ना। तो ये किसी एक ने नहीं किया, सब लोगों की सहमति से। जैसे आप लोगों, कुछ लोगों को लगेगा ठीक है यूज कर सकते, क्या दिक्कत है, कुछ लोगों को लगेगा कि एटॉमिक वर्ड यूज करना ठीक नहीं है मॉलिक्यूल के लिए। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन था, लोगों में बहस हुई कि हम लोग क्यों एटॉमिक वर्ड यूज कर रहे हैं एक मॉलिक्यूल के लिए। तो बाद में इट वाज रिप्लेस्ड बाय यू। और यू का मतलब क्या होता है बेटा, यू स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड मास। यू का मतलब क्या होता है बेटा, यू का मतलब होता है यूनिफाइड मास। मतलब कहानी कुछ ऐसा है कि बचपन में तुम्हारा नाम था रमेश, तुम्हें अच्छा नहीं लगा, तुमने क्या कर दिया बेटा, तुमने कर दिया रवि, तुम लोग बन गए रमेश रवि। तो क्या तुम्हारा प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा, क्वालिटी तो वही रहेगा ना। तो एएमयू इज नथिंग बट यू, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, बट नाम चेंज किया गया है। क्या किया गया बेटा, सिर्फ और सिर्फ नाम चेंज किया गया। जो एएमयू वर्ड होता है दैट इज यूज्ड फॉर एटम्स ओनली। ये किसके लिए यूज होता है बेटा, एटम्स। ये किसके लिए यूज होता है, इट इज यूज्ड फॉर मॉलिक्यूल, इट इज यूज्ड फॉर एटम्स, इट इज यूज्ड फॉर मॉलिक्यूल एज वेल एज एटम। तो मैंने जहां मॉलिक्यूल के लिए एएमयू लिखा है वो मैं क्या लिख दूंगा बेटा, वहां मैं हटा के यू लिख दूंगा, क्योंकि एएमयू लिखना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। एएमयू का मतलब होता है एटॉमिक मास, तो बाद में इसको हटा के यू लिखा गया। इसको समझने में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा, क्या लिखा गया है ये सब, कोई ऐसा है जिसको दिक्कत है? सर एक बार रिपीट कर। बेटा हम लोगों ने क्या किया कि मॉलिक्यूल के लिए एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक वर्ड यूज करना थोड़ा अच्छा नहीं लगता। अगर हम लोग मॉलिक्यूल के लिए एटॉमिक वर्ड यूज करेंगे थोड़ा ऑड लगता है, तो इसलिए इसको रिप्लेस कर दिया गया था एएमयू को यू से। एएमयू नाम को बदल के बेटा सिर्फ यू रख दिया क्या। तो मॉडर्न में हम लोग यूज तो दोनों ही करते हैं, लेकिन यू को हम लोग यूज करते हैं सिर्फ, यू को यूज करते हैं मॉलिक्यूल के लिए। नहीं, एएमयू वर्ड इज नॉट यूज्ड फॉर मॉलिक्यूल। एएमयू वर्ड सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, एटम्स के लिए यूज करते हैं। दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। ऐसा लिख सकता हूँ कि एएमयू इज यू, एएमयू इज इक्वल टू यू इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, है ना। दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है वही दोनों चीजें। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत तो नहीं इसको समझने में? कोई किसी को दिक्कत है क्या बेटा इसको समझने में? आप समझ आया कि नहीं आया, हाँ ना तो बोल दो। आ गया। हाँ क्या, ठीक है। देखो बेटा इसके आगे आप लोगों से बोलूं कि ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है, मोलर मास कितना होता है, 16 ग्राम। आपसे बोलो हम लोगों के पास में 100 ग्राम ऑक्सीजन है तो कितने मोल्स होंगे? आप लोगों को 100 ग्राम ऑक्सीजन है तो मोल्स कितने होंगे बताओ। तो ऐसा तो कर सकते हो बेटा, एक पेन जो आता है वो 2 रुपए का आता है, कितने रुपए का? तो आपसे पूछो बेटा 100 पेन, हम लोगों को 100 रुपए, कितने पेन आ जाएंगे? 50। तो बहुत जल्दी निकाल दिया तुम लोगों ने, ये क्यों नहीं निकल रहे? इन दोनों में कोई डिफरेंस है क्या क्वेश्चंस में? यहाँ ऑक्सीजन लगा दिया 2 की जगह मैंने यहाँ 16 रख दिया बेटा, और कोई डिफरेंस है क्या इसमें? ऐसा सोचो ना कि एक ऑक्सीजन का जो होता है बेटा, 1 मोल ऑक्सीजन 16 ग्राम, तो बेटा कितना आएगा? सिंपल आप लोग निकाल सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 100/16 होगा कि नहीं होगा? 100 क्या है बेटा, मास है, और 16 क्या है, इसका मोलर मास है। तब लोग एक सिंपल तरीके से मोल्स निकालते हो। मोल्स का मतलब क्या होता है बेटा, मास अपॉन मोलर मास। ये फॉर्मूला पढ़े होगे ना। मोल्स का मतलब क्या होता है बेटा, मास अपॉन मोलर मास। मोल्स को हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं, मास को स्मॉल एम से, मोलर मास को कैपिटल एम से, ठीक है। एक बात भी याद रखना कि अगर लोग ये यूज करते तो दोनों का यूनिट कैसा होना चाहिए, सेम। इसका अगर ग्राम है तो ये कैसा होगा बेटा, ग्राम पर मोल। अगर ये किलोग्राम है तो ये कैसा होगा बेटा, किलोग्राम पर मोल, है ना। केजी से केजी जाएगा तभी तो आपको मोल मिलेगा, ग्राम से ग्राम जाएगा तभी तो आपको मोल मिलेगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, तो हम लोग सिंपल लिख सकते हैं कि मोल्स होता है वो गिवन मास और मोलर मास के इक्वल होता है। एक और तरीका होता है मोल्स निकालने का,
मोल्स होता है वो किसके इक्वल होता है? एक और तरीका बेटा, दैट इज इक्वल टू पार्टिकल्स, टोटल पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, है ना? ऐसा भी तो होगा। अरे हाँ ना बोलो, चलो ऐसा समझो, नहीं आ रहा कुछ समझ तुम लोगों को? मैं आपसे पूछूं बेटा कि एक मोल में कितने एटम्स होते हैं, जल्दी से बताओ। ये तो बता दिया करो, एक मोल में कितने होते हैं? 6.22 10 AMU। 6.022 इंटू 10⁻23 होता है ना, यही नंबर होता है कि नहीं होता है एक मोल का मतलब? यस सर। ये तो सभी को पता है। अरे पता कि नहीं? यस सर। मैं आपसे बोलूं मेरे पास हाँ में इतने पार्टिकल्स है, मेरे पास में इतने पार्टिकल्स है, तो कितने मोल्स होंगे? कितने पार्टिकल्स हैं तो कितने मोल्स होंगे? हाँ तो बेटा तो एक मोल के पार्टिकल, इससे डिवाइड करोगे ना इस वैल्यू से, तो इससे डिवाइड करोगे कि नहीं करोगे? अरे करोगे कि नहीं? बेटा यस ये सर। पार्टिकल्स को हम लोग ने किससे डिवाइड किया? एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड किया, वो तो मैं फॉर्मूला लिखा हूँ डायरेक्टली। यस समझ आ सर। रहा है कि नहीं आ रहा? तो अगर यस आप लोगों ने मोल्स निकालना है आपको, तो दो तरीके से आप लोग निकालेंगे, दैट इज मास अपॉन मोलर मास, और एक और तरीका होता है पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। दोनों तरीके से आप लोग क्या निकाल सकते हो? मोल्स निकाल सकते हो, ठीक है? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो एक और बात आप लोगों ने पढ़ी होगी कि एसटीपी समझते हैं हम लोग, एसटीपी? चलो नहीं समझते, बाद में देखेंगे, रुक जाओ, वेट कर लो। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना समझने में? नहीं सर। चलो आप लोगों से बोलूं, मेरे पास में एक मॉलिक्यूल है बेटा H2SO4 का। किसका मॉलिक्यूल? H2SO4 अगर मेरे पास में एक मॉलिक्यूल H2SO4 का है, तो हाइड्रोजन के एटम कितने होंगे इसके अंदर? 2। दो होंगे ना? सल्फर के कितने एटम होंगे बेटा? एक। ऑक्सीजन कितना होगा? चार। तो बहुत 4। होशियार हो, चार है ना? ऑक्सीजन का एटम कितना होगा? चार। सबको पता है, देखो कितनी जल्दी जल्दी आंसर दे रहे हो। हाइड्रोजन दो होगा, सल्फर एक होगा, ऑक्सीजन चार होगा ना? अगर मैं बोलूं कि ये मेरे पास में बेटा 40 है, तो ये कितना हो जाएगा? चलो मैं 10 है तो कितना होगा? तो 10 मेरे पास होगा तो ये कितना होगा? ऐसे होगा ना? यस सर। मैं बोलूं ये हम लोगों के पास 40 है, तो या भी 40 इंटू कर देंगे, तो करेंगे कि नहीं? यस सर। ऐसा कर सकते हो कि नहीं कर सकते आप लोग? मैं आपको बोलूं कि मेरे पास में H2SO4 का इतना ग्राम है, नंबर ऑफ एटम्स बता दो, हाइड्रोजन निकालोगे कि नहीं निकाल लोगे? बेटा कर सकते हो कि नहीं कर सकते? मैं आपसे पूछूं, फाइंड, यस सर। सबसे पहला क्वेश्चन लिखो आप लोग, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 500 ग्राम ऑफ, इन बेटा सबसे पहला लिखो, इन 500 ग्राम ऑफ CaCO3। दूसरा लिखो 500 AMU ऑफ CaCO3। निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? 500 ग्राम ऑफ CaCO3 और 500 AMU ऑफ CaCO3, दो क्वेश्चन आप लोगों के लिए। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 500 ग्राम ऑफ CaCO3, 500 AMU ऑफ CaCO3। छोटा छोटा क्वेश्चन है, जल्दी से करो। कितना आया आंसर पहले वाले का? 15। 15 आ गया। 15 एटम्स होंगे। और दूसरे वाले में? दूसरे वाले का कितना आंसर आ रहा है बेटा? पहले वाले का 15, दूसरे वाले का बताओ कितने होंगे बेटा, बताओ, क्यों शर्मा रहे हो? नहीं पता? किसी को नहीं पता? सर रुकिए। चलो पहले वाले को सॉल्व करते बेटा। आप लोगों के पास में CaCO3 है ना? अरे हाँ ना बोलो। यस यस। सर। अगर इसका एक मॉलिक्यूल होगा तो ऑक्सीजन कितना होगा इसके अंदर? 3। 3। इसका एक मोल होगा तो ऑक्सीजन का मोल कितना होगा? 3 मोल। 3। 3 मोल। तो बताओ मोल्स ऑफ CaCO3 कितना है हम लोगों के पास में? 5। मोल्स ऑफ CaCO3 है मास अपॉन मोलर मास, है ना? यस सर। यस। मास कितना है हम लोगों के पास में? 500 अपॉन मोलर मास कितना आएगा? 100। सभी को पता है 100। कि नहीं? यस सर। CaCO3 का मोलर मास जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ, ये 40 होता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 3 हम लोगों के पास में है, तो 3 × 16 होगा,
सब कुछ मिला के 100 आएगा। मोलर मास जब लिखते हैं तो उसके पीछे ग्राम लगा देते हैं ना, यस Yes, sir. पता है ना ऐसा। Yes, sir. 100 से क्यों डिवाइड किया, समझ में आ गया सभी को। 5, बट इसका 5 मोल है तो इसका मोल कितना होगा, 3 into इसका 5. मोल होगा 15। Yes, sir. एक मोल में कितने एटम्स होते हैं, 6.0 एक मोल में n एटम्स होते हैं ना, n 6.02 है ना। Yes, sir. तो 15 मोल में कितने एटम्स होंगे बेटा, 3 15 इंटू एन। यस इसको लिख सकते हो 15 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ये आंसर आएगा ना, हाँ ना बोलो। Yes, sir. कोई दिक्कत तो नहीं है इसको समझने में, Nice. हो गया। ये बताओ बेटा यहाँ पे मास कितना दिया आप लोगों को, यहाँ पे मास कितना दिया आप लोगों को, 500 AMU। यस एक CaCO3 का मास कितना होता है, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल पूछो तो एमयू में मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का मास ही तो एमयू में लिखा जाता है। तो बेटा एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा इसका, आपने 100. निकाला 100, तो अगर मैं यू लगा दूं या एमयू लगा दूं तो एक मॉलिक्यूल का मास हो जाएगा ना। अरे Yes, हाँ ना sir. बोलो। Yes, sir. तो आपसे पूछो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है, आपसे पूछो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना, आपको निकालना पड़े तो कैसे निकालेंगे आप। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या होगा, टोटल मास अपॉन मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। Yes, sir. यस और नो। Yes, sir. टोटल मास डिवाइडेड बाई मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। टोटल मास कितना है बेटा, 500 AMU। एक मॉलिक्यूल का मास कितना है 100, तो सॉल्व करके कितना आ जाएगा, कितने मॉलिक्यूल्स आ गए, 5. 5 आ गए। तो CaCO3 के एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन के एटम होते हैं, 5 में कितने होंगे, 15 यहाँ पे आएगा 15 एटम आंसर, वहां आएगा 15 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। समझ आया कि नहीं आया, यस और नो। Yes, यस sir. सर अब ये समझ में आया कि यहाँ मैं मोल के थ्रू क्यों गया, यहाँ पे मैं सिंपल तरीके से डिवाइड करके क्यों आंसर दे रहा हूँ। ये समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया। देखो इसको फिर से समझाते हैं, इसको सुनना सही से। बट आपको ये बताओ कि अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं तो क्या करेंगे आप, नंबर ऑफ एटम्स निकालने का तरीका क्या होता है ये बताओ मुझे। सब कुछ बताओ, सब लोग बताओ जल्दी से। नंबर ऑफ एटम्स निकालने का मतलब क्या होगा, टोटल मास अपॉन मास ऑफ। आप ऐसा निकाल सकते हैं टोटल मास अपॉन मास ऑफ 1 एटम ना, ऐसे कर सकते हो कि नहीं। आपको आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना होता है, यहाँ पे आपको क्या निकालना होता, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो टोटल मास कितना है बेटा, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल कितना होता, 100 कितना, 100 AMU ना। अरे हाँ ना बोलो। ये कितना हो जाता बेटा, ये कितना हो जाता, 5 अपॉन, अरे बोलो 1 अपॉन AMU कितना होता है, 1 अपॉन AMU कितना होता है, Na 5 इंटू एन। आपके पास में मॉलिक्यूल्स कितने हैं बेटा, 5. एक मॉलिक्यूल में कितना एटम, 3। तो 5 एन मॉलिक्यूल में कितना एटम होगा, 3 into 5 Na कितना हो जाएगा, 15 Na। पहले जितना ही आ रहा है कि नहीं आ रहा। यस सर आ गया समझ। अब जो तरीका अपनाओ आंसर तो सेम आएगा ना निकल के। आप एक मॉलिक्यूल के मास से भी डिवाइड करके निकाल सकते हो, आप मोलर मास से भी डिवाइड करके निकाल सकते हो। तो बेटर एक जब आपको ग्राम में दिया हो मास तो आप मोल्स निकालो, और एमएम में दिया हो तो आप डायरेक्टली एटम्स निकाल लो। थोड़ा आसानी रहती है, जल्दी से क्वेश्चन हो जाता है। समझ में आ रहा है, बात यह है कि जल्दी से करना है आप लोगों को। आप जो भी मेथड अप्लाई करें वो ऐसा होना चाहिए कि आपको आंसर जो मिलेगा वो जल्दी से मिलना चाहिए। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, इज दिस क्लियर। Yes, sir. किसी को दिक्कत तो नहीं है इसको समझने में, सभी ने कॉपी किया, Yes, sir. नो सर। कॉपी कर लो बेटा। यस सर। हो गया कॉपी, सभी को आता है ना समझ। चलो मैं आपसे बोलो बेटा, मेरे पास में 1 मोल ऑक्सीजन है, 1 मोल ऑक्सीजन में कितने एटम्स होंगे बताओ। एक
एक मोल ऑक्सीजन में कितना होगा 6.022 इंटू 10⁻23 है ना? अरे होंगे कि नहीं? हाँ तो बोल दो, होंगे कि नहीं होंगे? यस सर, एक मोल यस ऑक्सीजन सर, में यस इतने सर। होंगे ना। मैं आपसे बोलूं बेटा, मेरे पास में एक मोल नाइट्रोजन है, कितने होंगे बेटा? 6.02 into 10 की सिक्स ऑर्डर। पॉइंट मैंने बोला एक मोल बॉयज है, तो बेटा कितना होगा? 6 पॉइंट, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। उससे बस यही बात बस सुननी थी बेटा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये कौन है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना? हाँ। ये कितना है, इससे फर्क पड़ता ना सिर्फ। यस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप किसका एक मोल बता रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, वो कैसे होंगे? वो सेम होंगे। सेम। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन, है। इफ एक्स ग्राम ऑफ ए कंटेन्स वाई एटम्स, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 2x ग्राम ऑफ बी? ठीक है बेटा, आपको गिवन है एटॉमिक वेट ऑफ ए इज 40, एटॉमिक वेट ऑफ बी इज 20। जल्दी से आंसर बताओ, सेकंड्स में आना चाहिए बेटा, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। मैं ये बेसिक चीज इसलिए करा रहा हूँ कि पहला लेक्चर है बेटा, और मुझे आप लोगों का थोड़ा लेवल भी पता चल जाएगा कि आप लोगों के साथ में किस तरीके से चलना है। बेटा कितना आ रहा है? नहीं आया किसी का आंसर? चलो कुछ टाइम दे दूं मैं आपको करने के लिए, 10 सेकंड का। 10 सेकंड में कर पाओगे आप लोग? बताओ। कितना टाइम दूं? 20 सेकंड का टाइम। करो। तुम लोगों से नहीं हुआ बेटा, देखो घंटी बजने वाली है। नहीं हो रहा। क्या है बेटा, आपसे पूछो मोल्स ऑफ ए कितना हो गया, तो बता सकते हो? मोल्स ऑफ ए बताओ बेटा, कितना हो? x/40 ना? रेहाना बोल दो। यस सर। यस सर। मोल्स ऑफ बी कितना होगा? मोल्स ऑफ बी बाई 2x/20 1/10। x/40 में कितने? 2x। x/40 में कितने मोल्स एटम्स हैं? अरे है कि नहीं? x/40 में कितने एटम्स है बेटा? y। तो x/10 में कितने होंगे? x/10 में निकालने के लिए 4 से इंटू कर दो। अरे हाँ ना बोलो। यस सर। तो 4n। कितने आ जाएंगे? 4y आएंगे कि नहीं आएंगे? यस। यस सर। देखिए तो आंसर, मतलब मोल्स सेम होने चाहिए। किसके इससे फर्क? आपको मोल्स को सेम कर दो। मोल्स को सेम करने के लिए कितने से इंटू करना पड़ेगा? इसमें 4 से इंटू कर दो, x/10 मोल्स हो जाएंगे। कितने एटम्स बन जाएंगे? 4 एटम्स बन जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ मुझे। तुम्हें आया समझ? बेटा कितना था हम लोगों के पास में? x/40 मोल्स था। x/40 करो, 4 से इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा? x/10 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? x/10 4 से इंटू करना तो मतलब 4 गुना एटम्स भी होंगे ना? यस सर। भी कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मतलब इसका मोल्स इसका 4 गुना है, तो इसका एटम्स भी इसका 4 गुना होगा। समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ। यस। सभी को समझ में आ रहा है? यस सर। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? एक और छोटा सा No. क्वेश्चन ना, एक और। कॉपी हो गया बेटा? सर, क्वेश्चन रुकना को सर। करने के लिए मैं 1 मिनट का टाइम दूंगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, लिखने के बाद में मैं टाइमर स्टार्ट कर दूंगा तुरंत। ठीक है बेटा, क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास में? क्वेश्चन इज व्हाट अमाउंट ऑफ
what amount of CO2 would contain the same number of oxygen atoms, would contain the same number of oxygen atoms that are present कछु नहीं है that are present in 7 gram of CO, that are present in 7 gram of CO. ठीक है बेटा, जो टाइम स्टार्ट्स नाउ. इससे मुझे 1 मिनट का टाइम है, करो. तो वॉइस आ रही है आप लोगों को मेरी? यस 22 grams. तो वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही है? तो जिसका भी आंसर आ रही है चैट पे आप लोग आंसर दे दो मुझे, कि मुझे तुम लोगों की वॉइस अभी नहीं आ रही है. आप लोगों को मेरी वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही, चैट पे आंसर दो एक बार. 22 ग्राम. प्रशांत का भी 22 ग्राम. बट आप लोगों को वॉइस आ रही है ना मेरी प्रॉपर? यस Yes, sir. ये बताओ आप लोगों को वॉइस आ रही है ना मेरी? यस सर चैट पे एक बार आंसर दो सब लोग, वॉइस आ रही है कि नहीं? यस नो में आंसर दो वॉइस का. वॉइस का आंसर दो बेटा, वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है, ठीक है. ठीक है ना? हाँ. But what amount of CO2 would contain the same number of oxygen atoms that are present in 7 gram of CO? दो लोगों ने 22 आंसर दिया है. ठीक है, तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों के पास में एक तो CO2 है और दूसरा हम लोगों के पास में CO है ना. हम लोगों के पास में CO2 है और दूसरा CO है. समझ में आ रहा ना? हम लोगों के पास एक CO2 हो गया, दूसरा CO हो गया. ठीक है, बट यहाँ पे मैं बोलूँ कि इसका हम लोगों के पास में कितना ग्राम है? 7 ग्राम है. मान लेता हूँ इसके x ग्राम में उतने एटम्स होंगे. मान लेता हूँ कि जितना एटम CO के 7 ग्राम में ऑक्सीजन का एटम है उतना ही किसमें होगा बेटा? x ग्राम ऑफ CO के अंदर, x ग्राम ऑफ CO2 के अंदर होगा. ठीक है, बेटा बात ये है सिंपल कि अगर हम लोगों के पास में, एक सेकेंड बेटा, बात ये है सिंपल कि अगर हम लोग बात करें दोनों तरफ ऑक्सीजन का एटम सेम है, दोनों तरफ ऑक्सीजन का एटम सेम होने का मतलब क्या होगा? दोनों तरफ ऑक्सीजन का मोल्स भी सेम होगा, है ना. अगर दोनों तरफ ऑक्सीजन का एटम सेम है, इस बात का मतलब मोल्स ऑफ ऑक्सीजन विल बी सेम, है ना. एटम सेम मतलब मोल सेम होता है. यस नो? बट आपको लिख के आंसर देना है सभी को अभी चैट पे, है ना. एटम्स सेम मतलब मोल्स, एटम्स इक्वल मांग रहे हैं मतलब मोल्स भी इक्वल होगा. तो मैं बोल सकता हूँ कि मोल्स ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे और मोल्स ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे इक्वल होंगे. आपसे पूछू यहाँ पे मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे कितना होगा बेटा? आप लोग बोल सकते हैं मोल्स ऑफ ऑक्सीजन विल बी इक्वल टू 2 इंटू मोल्स ऑफ CO2, है ना. नहीं समझे क्या? मान लो आप लोगों के पास में CO2 का मोल कितना है? एक मोल CO2 में कितने ऑक्सीजन के एटम होंगे? तो इसका 2 होगा तो इसका कितना होगा? 4. इसका 4 होगा तो इसका कितना होगा? 2 टाइम्स निकल के आएगा ना हमेशा CO2 का. यहाँ पे पूछू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे कितना होगा, बोलेंगे वो किसके इक्वल होगा? मोल्स ऑफ CO के इक्वल, क्योंकि एक CO में ऑक्सीजन का एटम कितना है बेटा? एक ही है. इट इज क्लियर? ये बात सभी को समझ में आ रही है ना? ठीक है, चलो. तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों वैल्यू आपस में एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए. 2 इंटू मोल्स ऑफ CO2 विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ CO. दोनों तरफ से मैं ऑक्सीजन का मोल्स निकालूंगा और दोनों ही कैसा होना चाहिए? एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए. तो 2 इंटू मोल्स ऑफ CO2, 2 इंटू मोल्स ऑफ CO2 किसके इक्वल होगा बेटा? x/44 विल बी इक्वल टू, ये कितना होगा बेटा? 7/28. तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स, है ना. ये कितने टाइम्स आएगा बेटा? 11 टाइम्स. तो यहाँ से x विल बी इक्वल्स टू 11/2, दैट इज
5.5 ग्राम। दिस इज आंसर। तो दोनों लोगों का आंसर बेटा गलत था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर आना मल्टीप्लाई बोलो, कर यस नो लिख के आप लोग बता दो एक बार मुझे कि आप लोगों को समझ आया कि नहीं आया। ऐसा कोई है जिसको समझ नहीं आया? यस नो लिखना है बेटा आप लोगों को सभी को, सर ठीक है? मल्टीप्लाई कर यस नो लिख के बताओ आपको समझ आया कि नहीं। चैट पे लिखा मल्टीप्लाई करो आप करके लोग बेटा, अगर मैं बोल रहा हूँ तुम लोगों से तो। अनुष्का को आगे समझ में? प्रशांत तुम्हें समझ में आया क्या? आर्यन को समझ में आ गया, प्रशांत को आ गया, ठीक है, ठीक है ना? तो सिंपल हम लोग मोल्स को दोनों तरफ कंपेयर कर लिए। इट इज क्लियर? सभी को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? चलो एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन लेते हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, ऐसे क्वेश्चन मेंस में तो पूछे जाते हैं बेटा। मान लो हम लोगों के पास में ऐसा कुछ चल रहा है, सिंपल समझना बेटा। मेरे पास में एक मॉलिक्यूल है दैट इज H2SO4। मेरे पास में एक मॉलिक्यूल है H2SO4, ठीक है? सिंपल समझना। फिर इसे जो पीछे आप लोगों को पढ़ाया था उसमें मैं वापस लौट के जाता हूँ। मैं आपसे बोलूं कि बेटा इसका मेरे पास में 1 मोल है तो हाइड्रोजन कितना होगा? बोलेंगे 2 होगा। सल्फर कितना होगा? बोलेंगे 1 होगा। ऑक्सीजन पूछो तो आप बोलेंगे 4 होगा। आपसे बोलूं ये मेरे पास 10 है तो आप लोग बोलेंगे इसमें 10 से इंटू कर लेंगे। इसमें कितने से इंटू कर लेंगे बेटा? 10 से इंटू कर लेंगे। तो मतलब कहानी ये है कि 10 क्या है? 10 क्या है? 10 तो मोल्स ऑफ H2SO4 है। और ये 1 2 ये 4 क्या है? दिस इज द इंडेक्स। इंडेक्स है इनका, जिसको एटॉमिसिटी भी बोलते हैं, है ना? ये इनका इंडेक्स है ना सभी का अपना अपना यहाँ पे। तो अब ऐसा बोल सकते हैं ना बेटा कि अगर मैं बोलूं मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, आपसे पूछूं मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, आप बोलेंगे 2 इंटू मोल्स ऑफ H2SO4 के इक्वल होगा। यस और नो? आपसे पूछूं मोल्स ऑफ सल्फर कितना होगा, आप बोलेंगे 1 इंटू मोल्स ऑफ H2SO4 के इक्वल होगा। आपसे पूछो यहाँ पे बेटा मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, आप बोलेंगे दैट इज 4 इंटू मोल्स ऑफ H2SO4 के इक्वल है। ये बात लिखने में, ऐसा कुछ लिखने में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अच्छा जो मैं लिख रहा हूँ इसको लिखने में दिक्कत है क्या किसी को? किसी को दिक्कत नहीं है ना बेटा ऐसा लिखने में, है ना? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ मुझे। ऐसा लिख सकता हूँ ना मैं सिंपली 2 इंटू मोल्स ऑफ H2SO4, 1 इंटू मोल ऑफ H2SO4, 4 इंटू मोल्स ऑफ H2SO4, ऐसा लिख सकता हूँ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन को। यानी इन जनरल अगर मेरे पास में कोई मॉलिक्यूल होता AXBY टाइप का, अब मैं जो लिखने वाला हूँ उसको सही से समझना, AXBY टाइप का मेरे पास में मॉलिक्यूल है। आपसे पूछूं मोल्स ऑफ A क्या होगा, आप बोलेंगे x इंटू मोल्स ऑफ AXBY के इक्वल होगा, है ना? मैं आपसे पूछूं मोल्स ऑफ B किसके इक्वल होगा, आप बोलेंगे वो किसके इक्वल होगा बेटा? y इंटू मोल्स ऑफ AXBY के इक्वल होगा, है ना? अब क्या करो आप लोग, इसको x से इसको y से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा XY। इसको आप लोग x से इंटू करो तो बेटा क्या हो जाएगा? ये XY दोनों इक्वल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो आप बोल सकते हो ना y इंटू मोल्स ऑफ A इज इक्वल टू x इंटू मोल्स ऑफ B। मतलब बेटा क्या होगा, कहानी कैसा है? कहानी ये कि A का मोल इंटू B का इंडेक्स, A का मोल इंटू B का इंडेक्स इज इक्वल टू B का मोल इंटू A का इंडेक्स। ऐसे है ना? अगर मैं किसी भी कंपाउंड के मोल को और दूसरे कंपाउंड के इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर लूं, दोनों के मोल्स कैसे हो जाएंगे? सेम। नहीं समझ में आ रहा? मान लो मेरे पास में कोई भी कंपाउंड है Al2O3, तो बोल सकता हूँ Al2O3 में 3 इंटू मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम। मोल्स किसका लिया? एल्यूमिनियम का। इंडेक्स किसका उठाया मैंने? ऑक्सीजन का। किसके इक्वल होगा बेटा? 2 इंटू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। मोल्स किसका उठाया बेटा? ऑक्सीजन का। इंडेक्स किसका उठाया मैंने? ये हमेशा इक्वल होता है। इज दिस क्लियर? अब लोगों से बोला कि मेरे पास में क्या है, मेरे पास में है Fe3O4, मेरे पास में Fe3O4, आप बोलेंगे 4 इंटू मोल्स ऑफ Fe विल बी इक्वल टू 3 इंटू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है ना? मैं आप लोगों को एक छोटा क्वेश्चन दिया होता कि अगर if 2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन combines with x gram of aluminium to form Al2O3, फाइंड x। निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? आपको बोला होता है if 2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन combines with x ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम टू फॉर्म Al2O3 फाइंड x। बेटा निकाल सकते हो? यस नो बोलो आप लोग, सब लोग। आर्यन, अनुष्का, प्रशांत,
तो चलो यस नो बोल के बता लो, निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते, कितना आएगा आंसर? बेटा कितना आएगा आंसर? यस नो तो बोलो, निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते आप लोग इसको? क्या करेंगे बेटा हम लोग? Al2O3 जब बनेगा तो इन केस ऑफ Al2O3 आप बोल सकते हो 3 इंटू मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम विल बी इक्वल टू 2 इंटू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, और 3 इंटू एल्यूमिनियम का कितना वेट है? x/27 मोल्स तो ऐसे निकालोगे ना बेटा? सर ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस 2 इंटू ये कितना होगा बेटा? 2/16 ये आएगा ना सॉल्व करके। x निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? ऐसे कितना आ रहा है x? ये 4 से 4 टाइम्स चला जाएगा और ये 9 है ना, तो x हम लोगों को कितना मिलेगा? 36। 9/4 ग्राम। x कितना मिलने वाला है हम लोगों को? 9/4 ग्राम, ठीक है। ये सभी को समझ में आया ना? 2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंस विद x ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम टू फॉर्म Al2O3। तो ऐसा मौलिक ऐसा कोई कंपाउंड रिएक्शन देगा तो कर सकते हो ना हम लोग सिंपल वे में, है ना? और अभी तो मैंने एक मॉलिक्यूल दिया था जिसमें 2 एटम्स, 2 टाइप्स ऑफ एटम, 2 एलिमेंट थे मतलब, है ना? बट आंसर क्या है लिखा तो 9/4 ग्राम आशुतोष, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 9/4 ग्राम, ठीक है। समझ में आ रहा है? हाँ। बट अगर आप लोगों को ऐसा मैंने दिया होता, मान लो अभी तो 2 एलिमेंट्स का मॉलिक्यूल था, अगर 3 होता, मान लो H2SO4 मेरे पास में होता H2SO4, तो कैसे लिखेंगे आप लोग? इन केस ऑफ H2SO4 आप लोग लिख सकते हो बेटा H2SO4 में मोल्स का रिलेशन। तो लोग क्या करना होता है, जिस कंपाउंड का आप मोल्स लिखेंगे उसका इंडेक्स छोड़ के बाकी सभी को मल्टीप्लाई कर लेंगे। नहीं समझ में आ रहा? मैं लिख आपको बताता हूँ। देखो मान लो मेरे पास में एक मॉलिक्यूल होता है AXBYCZ टाइप, AXBBYCZ टाइप मेरे पास मॉलिक्यूल है। आपसे पूछो मोल्स ऑफ ए क्या होगा, आप बोलेंगे x इंटू मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल, है ना? x इंटू मोल्स में n लिख देता हूँ, है ना? मोल्स ऑफ AXBYCZ। आपसे पूछो मोल्स ऑफ बी क्या होगा, आप बोलेंगे दैट विल बी इक्वल टू y इंटू मोल्स ऑफ AXBYCZ। आपसे पूछो मोल्स ऑफ सी किसके को आप लिखेंगे z इंटू मोल्स ऑफ AXBYCZ। अगर आपको इनको इक्वल करना है तो आपको पहले वाले में किससे इंटू करना पड़ेगा? या इंटू करना पड़ेगा आपको किससे? YZ से, है ना बेटा? यहाँ YZ से इंटू करना पड़ेगा। यहाँ पे YZ यहाँ किससे इंटू करना पड़ेगा बेटा? XZ से। यहाँ किससे इंटू करना पड़ेगा बेटा? यहाँ XY से। तो एक्चुअल में हो क्या रहे कि इसके केस में मैं इसका इंडेक्स छोड़ के बाकी सबसे मल्टीप्लाई कर लूंगा। मैं बोल सकता हूँ YZ मोल्स ऑफ A विल बी इक्वल टू XZ मोल्स ऑफ B विल बी इक्वल टू XY मोल्स ऑफ C। एक्चुअल में हो क्या रहा है कि मैं जब एक के मोल्स में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो वो क्या है? ए को इंडेक्स छोड़ के बाकी दोनों का मल्टीप्लीकेशन। बी के इंडेक्स में अगर मैं बी के मोल्स में किसी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो बी के इंडेक्स को छोड़ के बाकी दो का मल्टीप्लीकेशन। अगर मैं सी के मोल्स में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो वो क्या है बेटा? सी का इंडेक्स छोड़ के बाकी दो के मोल्स से मल्टीप्लीकेशन। ऐसे हो रहा ना? ऐसे ही कर रहे कि नहीं कर रहे हम लोग? मोल्स ए बी सी तीनों के केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका खुद का मोल छोड़ के बाकी दो से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं इन एवरी केस, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग बेटा क्या करेंगे, मान लो आप लोगों के पास में H2SO4 मैंने दिया होता, तो आपको H2SO4 में निकालना होता तो लोग क्या करते हैं, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन जब लिखते हैं तो हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी दो का मल्टीप्लाई, यहाँ 1 या 4 तो यहाँ लिखते हैं 4 इंटू मोल्स हाइड्रोजन। अगर सल्फर का निकालेंगे तो बेटा क्या करेंगे, सल्फर को छोड़ के बाकी दो से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 8, है ना? अगर सल्फर निकालेंगे तो क्या करेंगे बेटा, सल्फर को छोड़ के बाकी दो नंबर से मल्टीप्लाई कर लोगे। अगर आप निकालेंगे ऑक्सीजन बेटा तो ऑक्सीजन के लिए क्या करेंगे, ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी दो नंबर से मल्टीप्लाई कर लोगे, 2 इंटू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना? हम लोग क्या करेंगे, जिसका भी निकालेंगे उसको छोड़ के बाकी दो नंबर से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। अगर आपसे बोला जाए कि इसमें 2 ग्राम हाइड्रोजन है
2 ग्राम इसमें क्या लिया गया बेटा, हाइड्रोजन लिया गया, तो बाकी सभी का मोल्स कितना होगा निकाल सकते हो ना। आपको बोला गया इसमें 2 ग्राम हाइड्रोजन है, तो आप लोग निकाल सकते हो इसके हेल्प से सल्फर का मोल्स, उसके हेल्प से ऑक्सीजन का मोल्स, सभी को कंपेरिजन करके निकाल सकते हो ना कितना कितना ग्राम लिया गया होगा। मोल्स लिया होगा तो भी निकाल सकते हो, ग्राम लिया होगा तो भी निकाल के दे सकते हो आप लोग आसानी से कि बाकी सभी का हम लोगों को कितना वेट मिलने वाला है। ठीक है, तो आप लोग आसानी से थोड़ा सा ये फॉर्मूला आप लोग कैसे हम लोग इस चीज को समझ रहे हैं उसको थोड़ा समझ के रखो, कैसे हम लोगों को इम्प्लीमेंट करना है। आपको बोलो मेरे पास में C6H12O6 है, तब क्या करेंगे बेटा, तो हम लोग जब कार्बन का मोल्स लिखेंगे तो बाकी 2 नंबर को मल्टीप्लाई कर लेंगे 12 into 6। अगर लोग मोल्स ऑफ हाइड्रोजन लिखेंगे तो बेटा बाकी 2 नंबर को मल्टीप्लाई कर लेंगे 6 into 6 इसका छोड़ के। जब मोल्स ऑफ ऑक्सीजन लिखेंगे तो बेटा बाकी 2 नंबर को मल्टीप्लाई कर लेंगे 12 into 6, है ना। तो जो रेशियो आएगा वो आसान आएगा, 36 है, ये 72 है, तो 2 into मोल्स ऑफ कार्बन विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ हाइड्रोजन विल बी इक्वल टू 2 into मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ऐसा ही कुछ आएगा ना बेटा, है ना। क्योंकि ये जो मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा आपको 36 और ये मिलेगा 72, 2 टाइम्स होता है। तो रेशियो आपको सिंपल मिल सकता है, लेकिन आपको कैसे उस चीज को इम्प्लीमेंट करना है वो होपफुली आपको सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आपको यहाँ दे दे कि इसमें कार्बन जो है वो 10 ग्राम है, तो बाकी सभी का अमाउंट बताओ, आप लोग बता सकते हैं आसानी से। तो 10 ग्राम कार्बन से कितना ग्राम हाइड्रोजन को रिएक्शन करना पड़ेगा या कितना ग्राम ऑक्सीजन को रिएक्शन करना पड़ेगा, जिससे हम लोगों को बेटा ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाए, है ना। आप लोग आसानी से बता सकते हो कि नहीं। चलो, यहाँ तक सभी को क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसको समझने में। बेटा एक और टर्म छोटा सा हम लोग समझते हैं, ठीक है। आप लोगों को पता है मास परसेंटेज क्या होता है, मास परसेंटेज छोटा सा टर्म है, मास परसेंटेज क्या होता है, कोई बताएगा मुझे, एनी वन ऑफ यू। बेटा मास परसेंटेज का सिंपल सा मतलब होता है मास ऑफ एन एलिमेंट, जो भी एलिमेंट किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर है, डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ मॉलिक्यूल, डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ मॉलिक्यूल इनटू 100। मास ऑफ एन एलिमेंट डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द मॉलिक्यूल इनटू 100। हम लोग सिंपल क्या निकाल सकते हैं बेटा, मास परसेंटेज इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। बट आपसे पूछा जाए कि मेरे पास वाटर का मॉलिक्यूल है, मास परसेंटेज निकालो, किसका किसका निकालेंगे बेटा, कितने एलिमेंट है, 2 है, एक हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है। इसमें हाइड्रोजन कितना होगा बेटा, 2 होगा, 2 ग्राम ऑक्सीजन कितना होगा, 16, और टोटल लोगों के पास में कितना होगा, 80 ना। अब इसको ग्राम में लिख सकते हैं हम लोग, 1 मोल के किसी के भी हिसाब से निकालो, मास परसेंटेज रिलेटिव टर्म में आप 1 मॉलिक्यूल के अंदर निकाल सकते हो, 1 मोल के अंदर निकाल सकते हो, 10 मॉलिक्यूल के अंदर निकाल सकते हो, सेम निकल के आने वाला है, ठीक है। तो उससे पूछो मास परसेंटेज कितना होगा हाइड्रोजन का, तो लोग मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकाल लेंगे, तो क्या होगा बेटा, मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन टोटल मास इनटू 100, ऐसा ही रहता है। आपसे पूछा जाए मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, बोलेंगे मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन टोटल मास इनटू 100। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, सभी को आता है ऐसा समझ। मान लो मेरे पास में एक मॉलिक्यूल H2SO4 टाइप, आपसे पूछे अब हाइड्रोजन का मास कितना होगा, हाइड्रोजन का मास, तो बोलेंगे दैट इज 2 into 1, हाँ ना बोलो। तो हाइड्रोजन का मास निकालना पड़ेगा आपको अगर H2SO4 के अंदर, तो बोलेंगे दैट इज 2 into 1। क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन का अगर आपको मास निकालना पड़ेगा आप बोलेंगे 2 into 1 है। सल्फर आपको निकालना पड़ेगा, बोलेंगे सल्फर कितना होगा, 1 into 32 है ना, सल्फर का कितना होता है 32 होता है। ऑक्सीजन निकालो कितना होगा बेटा, 4 into 16, टोटल कितना होगा इसका 98। आपसे पूछो मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना है, तो आप बोलेंगे दैट इज 2 into 1 upon 98 into 100। मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं वो भी आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। आपसे पूछो मास परसेंटेज ऑफ सल्फर कितना होगा, आप बोलेंगे दैट इज 1 into 32 अपॉन 98 into 100, यस और नो। मैं आपसे पूछूं मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, आप बोलेंगे दैट इज 4 into 16 अपॉन 98 into 100, ऐसे कुछ निकल के आएगा ना सभी का मास परसेंटेज, आप सभी का इस वे से निकाल सकते हैं। बेटा यहाँ पे ये बताओ कि ये 2 क्या है, ये 2, ये 1, ये 4, ये क्या है, ये 2, ये 1, ये 4 इंडेक्स है, और ये 1, 32, 16 क्या है, इनका मोलर मास है, एटॉमिक मास है, ऐसे है ना, इनका एटॉमिक मास है ना, सिंपल। तो एक्चुअली मास परसेंटेज निकालेंगे तो क्या होगा, इंडेक्स इनटू एटॉमिक वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 100, इंडेक्स इनटू एटॉमिक वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 100। यानी इन जनरल
अगर मेरे पास में, ये आपको कॉपी करने का रिक्वायरमेंट नहीं है बेटा, ये सिर्फ कॉपी करेंगे हम लोग। मेरे पास में अगर AXBY टाइप का कोई मॉलिक्यूल है, आपसे पूछूं मास परसेंटेज ऑफ ए कितना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, आप बोलेंगे इसका इंडेक्स इनटू इसका एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू 100। ये होगा ना सिंपल फॉर्मूला। मैं आपसे पूछूं इसके अंदर मास परसेंटेज ऑफ बी कितना होगा, तो मास परसेंटेज ऑफ बी कितना होगा बेटा, आपको बोलेंगे अब होगा वो y इंटू एटॉमिक वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 100, ऐसे होगा ना। ये कॉपी करो आप लोग। मास परसेंटेज का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे हम लोग, मास परसेंटेज, ठीक है। हमको राइट पर देना मुझे। अरे इतना हुआ आप लोगों का कॉपी। एक छोटा सा क्वेश्चन लिखोगे आप लोग, है ना। एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि फाइंड द नंबर ऑफ आयरन एटम्स प्रेजेंट इन hemoglobin if its mass percentage in it is 0.35%. You are given molecular weight of hemoglobin. You are given molecular weight of hemoglobin is 65000. ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ आयरन एटम्स प्रेजेंट इन hemoglobin if mass percentage in it if its mass percentage in it is 0.35%. करो बेटा सॉल्व, 1 मिनट का टाइम है। हुआ क्या? किसी का आंसर नहीं आया बेटा? देखो एक कुछ बस थोड़ा सा टाइम रह गया। नहीं आया? आपको पता है हीमोग्लोबिन क्या होता है? यस नो बताओ आप लोग। यस सर। हीमोग्लोबिन का फॉर्मूला पता है आपको? क्या इस क्वेश्चन को करने के लिए हीमोग्लोबिन के फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है? 4 आ रहा है। अनुष्का का आंसर 4 आ रहा है। प्रशांत आप बताओ इसको निकालने के लिए क्या हम लोगों को इसके मॉलिक्यूलर वेट की, इसका हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिक्वायरमेंट है? देखो बिल्कुल भी नहीं है। मान लेते हैं ये हम लोगों के पास में क्या है, एक हीमोग्लोबिन है। बट ये क्या हम लोगों के पास में, ये हम लोगों के पास में एक हीमोग्लोबिन है, ऐसा दिखता है ना? ऐसा दिखता है हीमोग्लोबिन। जैसा भी दिखता हो डज नॉट मैटर। इसके अंदर कहीं ना कहीं पे कौन होगा बेटा? Fe होगा। और कितना एटम होगा Fe का इसके अंदर? कितना एटम होगा बेटा? वही तो पूछा है। वही कैसे लिख दें यहाँ पे, है ना। तो Fe का एटम होगा, मान लेते हैं X है, ठीक है। आपसे पूछे कि इस हीमोग्लोबिन के अंदर परसेंटेज ऑफ Fe कितना होगा। आपसे पूछे कि ये हीमोग्लोबिन है, इसके अंदर X एटम्स ऑफ Fe है, इसका परसेंटेज ऑफ Fe कितना होगा इसके अंदर, आप बताओ। तो बोलेंगे X इंटू एटॉमिक वेट ऑफ Fe
अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ हीमोग्लोबिन, ऐसे होगा ना बेटा, इनटू 100 विल बी इक्वल्स टू 0.35। क्या निकालना है आपको? एक्स क्या है? नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल। तो एक्स ही तो निकालना है। कर सकते हो कि नहीं कर सकते बेटा? आसान सा टर्म था। क्या हमें इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का रिक्वायरमेंट था? बिल्कुल भी नहीं। क्यों चाहिए हमें इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? बिल्कुल नहीं चाहिए, हम लोग आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलो ये हुआ। एक और क्वेश्चन आप लोगों को भी करना है, छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, देखते हैं उसको कौन कर पाता है। ये कॉपी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन कंटेन्स 3.4% सल्फर बाय मास। इंसुलिन कंटेन्स 3.4% sulfur by mass. Sulfur by mass. Calculate the minimum molecular weight. Calculate the minimum molecular weight of hemoglobin. Calculate the minimum molecular weight of hemoglobin के insulin. Calculate the minimum molecular weight of insulin. Again, you have 1 minute. बेटा किसी का आंसर नहीं आया? बेटा क्या करेंगे? 941 प्रशांत का आंसर आया। ठीक है बेटा, आपको पता है इंसुलिन कुछ भी होगा, एक्स वाई जेड, इसमें सल्फर है ना? आपको क्या निकालना है ये बताओ? क्या निकालना है बेटा? मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट। मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट का मतलब क्या होगा? मिनिमम सल्फर एटम्स। हाँ ना बोलो। यस। द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट का मतलब क्या होगा? मिनिमम सल्फर एटम। सल्फर का जो एटम होगा वो कैसा होगा? कम से कम होना चाहिए, है ना? तभी आप लोग मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट निकाल पाएंगे। तो सल्फर का एटम मिनिमम होने का मतलब कम से कम एटम कितना होगा बेटा? कम से कम एक। तो सल्फर का एटम एक है। सल्फर का एटम एक है तो मास परसेंट का क्या होगा बेटा फॉर्मूला? 1 × 32 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 100 इज इक्वल टू 3.4। तो यहां से क्या निकाल लोगे सॉल्व करके? यहां से क्या निकालना है बेटा सॉल्व करके आप लोगों को? आपको निकालना है मॉलिक्यूलर वेट। निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? ऑब्वियसली निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ तक सभी को समझ में आया हम लोग क्या किए अब तक? ठीक है, तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मिलते हैं, चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। आज तो बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें थी, लेकिन होपफुली आपको इसमें भी कुछ ना कुछ तो नया सीखने को मिला होगा। मिला कि नहीं मिला? कुछ तुम लोगों को मिला कुछ अलग से? बेसिक चीज़ें थी, बहुत ज़्यादा बेसिक था सब कुछ, है ना? पहला ही लेक्चर था बेटा, तो मैं वही एटॉमिक वेट वगैरह से स्टार्टिंग किया हूँ। धीरे धीरे करके हम लोग इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।